आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी फिल्म जहां जंगल के बीच छुपा है एक रहस्य, जहां कुछ लोग इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाले जीव हैं। ये कहानी है कैरिक नाम के एक युवा बॉय की, जो बाहर से तो एक इंसान दिखता है लेकिन उसके अंदर छिपा है एक जंगली शिकारी, एक कूगर। उसे तय करना है कि वो कौन है, इंसान या वुडवॉकर। कहानी शुरू होती है। कैरिक एक युवा लड़का है जो आकार बदल सकता है। वह अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। हालांकि उसके पास इंसान का रूप लेने की शक्ति है, फिर भी वह ज्यादातर समय एक बड़े बिल्ली जैसे जानवर के रूप में ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कैरिक के मन में इंसानों के बारे में जानने की इच्छा और भी बढ़ने लगती है। इसी चाहत के कारण एक दिन वह अपने असली परिवार को छोड़ने का फैसला करता है। कुछ समय बाद उसे एक मानव परिवार गोद ले लेता है। अब उसके पास एक नया घर और एक नया परिवार होता है। एक सुबह जब वह अपने गोद लेने वाले माता पिता और भाई बहनों के साथ नाश्ता कर रहा होता है तो उसकी नजर अखबार पर पड़ती है। अखबार में जानवरों के हमलों की एक खबर छपी होती है। वह खबर पढ़कर कैरिक को पता चलता है कि हाल ही में अलग अलग जानवरों से जुड़ी कई रहस्यमय दुर्घटनाएं हुई हैं। वह अपनी दत्तक माँ के साथ कार में बैठ जाता है। उसकी छोटी बहन मेलोडी जिद करती है कि वह भी कैरिक के नए स्कूल तक साथ चलेगी। माँ मान जाती है और सब कार में बैठकर स्कूल की ओर निकलते हैं। यात्रा के दौरान कैरिक नोटिस करता है कि 2 कौवे उनकी कार के पीछे पीछे उड़ रहे हैं। वह सोचने लगता है कि क्या वे साधारण कौवे हैं या फिर शायद वे भी उसी की तरह आकार बदलने वाले प्राणी हैं। शाम होते होते लंबी यात्रा से थका परिवार रास्ते में एक होटल में रुकने का फैसला करता है ताकि थोड़ा आराम कर सकें। लेकिन कैरिक देखता है कि वही 2 कौवे अब भी उनके पीछे पीछे हैं। रात में कैरिक को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर झांक कर वह देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड सड़क पर भागता हुआ जा रहा है। तभी अचानक पास की इमारत की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और माहौल डरावना हो जाता है। अगली सुबह परिवार फिर से सड़क पर निकल पड़ता है। कई घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार वे क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां कैरिक की नई जिंदगी शुरू होने वाली होती है। जैसे ही वह कार से बाहर निकलता है, उसे महसूस होता है कि वही 2 कौवे अब इंसानी रूप में उसी स्कूल के छात्र बने हुए हैं। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लिसा क्लियर वाटर कैरिक के पास आती है और मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। स्वागत करने के बाद वह यह पूछती हैं कि अन्ना रस्टन को यह लड़का आखिर कहाँ मिला। वह आगे बताती हैं कि कैरिक के असली माता पिता कभी नहीं मिल पाए, यानी आज तक कोई नहीं जानता कि वह असल में कहाँ से आया है। कुछ साल पहले जब एना एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही थी, उसे एक कॉल आया। एक छोटे लड़के को बचाने के लिए वह तुरंत वहाँ पहुंची। लेकिन जब उसने उस लड़के को देखा, वह बहुत डरा हुआ था और अपने आसपास के हर इंसान पर शक कर रहा था। इसलिए एना ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उस लड़के को गोद लेने का निर्णय किया और फिर उसने अपने पति को भी मना लिया कि वे कैरिक को अपने घर में स्वीकार करें। धीरे धीरे वक्त बीत गया। अब वह दिन आ गया जब कैरिक हाई स्कूल जाने वाला था। तभी एना को एक खास निमंत्रण पत्र मिला। कैरिक का नाम क्लियर वाटर हाई स्कूल में दाखिले के लिए चुना गया था। एना ने यह खबर सुनकर मुस्कुराई। उसे लगा कि यह कैरिक के लिए एक नया मौका है। वह हमेशा से शहर में अकेलापन महसूस करता था। उसे कभी नहीं लगा कि वह बाकी लोगों की तरह है, लेकिन अब शायद ये स्कूल उसे नए दोस्त और नई जिंदगी दे सकता है। सारे सवाल खत्म होने के बाद लिसा मुस्कुराकर कहती है, क्या मैं कैरिक से थोड़ी देर अकेले में बात कर सकती हूँ? एना सिर हिलाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अब लिसा और कैरिक आमने सामने बैठे हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद लिसा उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे तुम्हारा रहस्य पता है कैरिक, वो रहस्य जिसे तुम इतने सालों से सबसे छिपा रहे हो। कैरिक ये सुनकर चौंक जाता है। वह घबराकर पूछता है, कौन सा रहस्य? लिसा जवाब देती है, इस स्कूल के सारे छात्र और सदस्य रूप परिवर्तनशील हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब तुम्हें अपने असली रूप को छिपाने की कोई जरूरत नहीं। कैरिक हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तभी अचानक स्कूल का अलार्म बजने लगता है। आवाज बहुत तेज है। लिसा तुरंत अपनी सीट से उठती है और बाहर देखने के लिए दौड़ पड़ती है कि क्या हो रहा है। वह देखती है एना और मेलोडी यानी कैरिक की माँ और बहन स्कूल के कैंपस में घूम रही हैं। लिसा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह तुरंत अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है, उन्हें वहाँ से तुरंत हटा दो, उन्हें वहाँ रहने की इजाजत नहीं है। जैसे ही कैरिक स्कूल के अंदर कदम रखता है, वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। विभिन्न प्रजातियों के जानवर, हर तरह के रूप परिवर्तन करने वाले जीव एक ही जगह पर साथ मौजूद थे। वह स्कूल के गलियारों से गुजर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात जेफरी और उसके दोस्तों से होती है। लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, बिना किसी कारण के कैरिक
और जेफरी के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। कुछ ही देर बाद कैरिक को पूरे स्कूल से मिलवाया जाता है। वह धीरे धीरे सबके बीच घुलने मिलने की कोशिश करता है। अब एना का काम पूरा हो चुका था। वह अपने बेटे से मुस्कुराते हुए अलविदा कहती है। मेलोडी भी उसे गले लगाकर विदा लेती है। दोनों माँ बेटी जब गाड़ी की ओर लौट रही होती हैं, उसी समय स्कूल के गेट पर एक महंगी कार आकर रुकती है। उसमें से निकलते हैं एंड्रयू मिलिंग, वो करोड़पति व्यक्ति जो इस संस्थान को फंड देते हैं। थोड़ी देर बाद कैरिक का भी परिचय एंड्रयू से कराया जाता है। दोनों की पहली मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान कैरिक बताता है कि उसने पहाड़ों में अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और इंसानों के बीच रहने का फैसला किया। वह कहता है, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो मैं कभी महसूस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं हमेशा के लिए एक कॉन्गर बना रहता। इसी दौरान वह खिड़की खोलता है और तभी एक छोटा चूहा जैसा जानवर कमरे में आ जाता है। वह अपने पंजे जोड़कर कैरिक के सामने रुकता है और अपना परिचय देता है। वह कहता है, मेरा नाम होली है और मुझे तुम्हारा मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है। कैरिक थोड़ा हैरान होता है, लेकिन होली मुस्कुराते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पहली रूप परिवर्तन कक्षा में ले चलती हूँ। दोनों साथ में क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास में पहुंचने पर मिस्टर वुड, जो वहाँ के शिक्षक हैं, सभी छात्रों से कहते हैं, ध्यान से सुनो, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तुम सिर्फ कक्षा के दौरान ही कर सकते हो, इसके अलावा कभी नहीं। और रूपांतरण करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कोई इंसान तुम्हें देख न ले। सभी छात्र सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। तभी मिस्टर एल्वुड मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि कैरिक हमारे स्कूल में नया छात्र है, तो आज अपनी शक्तियों का प्रदर्शन वही करेगा। सारी क्लास उत्सुकता से उसे देखने लगती है। कैरिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपना ध्यान केंद्रित करता है ताकि वह अपने पशु रूप में बदल सके। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। उसके शुरू करने से पहले ही ब्रैंडन अचानक रूपांतरित हो जाता है। वह एक जंगली सांड में बदल जाता है और थोड़ी ही देर में वह अपने इंसानी रूप में वापस नहीं रह पाता। क्लासरूम में अफरा तफरी मच जाती है और सभी को समझ आ जाता है कि इस स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि खतरे भी छिपे हुए हैं। अपने सहपाठी को इतनी आसानी से रूप बदलते हुए देखकर कैरिक के मन में डर बैठ जाता है। उसे महसूस होता है कि वह अभी अपने पशु रूप से पूरी तरह अलग हो चुका है, इसलिए वह रूपांतरण करने का प्रयास छोड़ देता है। वह सिर झुका लेता है और शांत खड़ा रहता है। लेकिन तभी लिस उसकी मदद के लिए आगे आती है। वह कैरिक से कहती है, अपनी आंखें बंद करो और अपने अतीत को याद करो। कैरिक धीरे धीरे अपने पुराने जीवन को याद करने लगता है। उसे याद आता है कैसे वह अपने जैविक परिवार के साथ जंगलों में दौड़ा करता था, पेड़ों के बीच, आजादी से, और तभी वह फिर से अपने असली रूप में बदल जाता है, एक शक्तिशाली कॉगर में। इसके बाद प्रिंसिपल लिसा सबको आदेश देती है, अब सब अपने अपने रूप में बदलो। कुछ ही पलों में पूरा स्कूल बदल जाता है। हरोर, भेड़िए, बिल्लियां, पक्षी और कई अलग अलग जीव दिखाई देने लगते हैं। कुछ घंटे बाद वह अपने नए कमरे में आराम कर रहा होता है। तभी दरवाजे पर ब्रैंडन आता है। वह मुस्कुराकर कहता है, लगता है अब हम रूममेट्स हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अचानक होली प्रकट होता है और ऊंची आवाज में कहता है, चलो जल्दी करो, कैफेटेरिया जाने का समय हो गया है। कैरिक और ब्रैंडन हंसते हुए उसके पीछे निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वे अपनी ट्रे में खाना लेते हैं। उसी समय कैरिक की मुलाकात डोरियन से होती है। वह लड़का जो बिल्ली में बदलने की क्षमता रखता है। डोरियन हंसते हुए कहता है, क्लियर वाटर हाई में आने से पहले मैं एक इंसान के घर में पालतू बिल्ली था, और एक दिन जब मैं सार्डिन का डिब्बा खोल रहा था तो रंगे हाथों पकड़ा गया। सभी हंस पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद कैरिक जब अपना पशु रूप दिखाता है तो उसके सहपाठी उसे ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। रात होने पर कैरिक अपने कमरे में लेटा होता है। वह अपने परिवार के सपने देख रहा होता है। तभी अचानक उसे कोई हिलाता है। वह जागता है और देखता है कि ब्रैंडन अपने बिस्तर पर रूपांतरित हो गया है। वह नींद में ही अपने बाइसन रूप में बदल गया है और गलती से अपना बिस्तर तोड़ चुका है। ब्रैंडन हंसते हुए कहता है, ये तो हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है। कैरिक उसे देखता है और मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, लगता है आने वाली रातें उतनी शांत नहीं होंगी जितनी मैं चाहता था। सुबह सुबह सभी छात्र युद्ध प्रशिक्षण कक्षा में इकट्ठा होते हैं। आज की क्लास में उन्हें आपस में लड़ाई का अभ्यास करवाया जाना है। टीचर घोषणा करते हैं, आज आमने सामने की लड़ाई होगी। पहला मुकाबला होगा बर्दा और ब्रैंडन के बीच। जैसे ही नाम लिया जाता है दोनों छात्र मैदान में उतरते हैं, लेकिन मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले ब्रैंडन पीछे हट जाता है। वह धीरे से कहता है, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं एक शांतिवादी हूँ। सभी छात्र उसे देखकर हंसने लगते हैं।
क्योंकि ब्रैंडन एक ताकतवर बाइसन है, फिर भी लड़ाई से भाग रहा है। टीचर कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, तो उसकी जगह कैरिक लड़ेगा। कैरिक थोड़ा घबरा जाता है। वह कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तभी आंद्रे आगे आता है और मुस्कुरा कर कहता है तुम कर सकते हो, बस अपने भीतर की ताकत जगाओ। वह अपनी जेब से एक छोटा थैला निकालता है जिसमें कॉगर के मूत्र की गंध होती है। वह कहता है इसे सूंघो, तुम्हें अपना असली रूप याद आ जाएगा। कैरिक थैले को सूंघता है और पल भर में वह कॉगर में रूपांतरित हो जाता है। वह तेजी से मैदान में कूदता है और बर्दा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कैरिक अपने फुर्तीले शरीर और ताकत के दम पर उसे जमीन पर गिरा देता है। पूरा स्कूल तालियां बजाने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद एंड्रयू मिलिंग कैरिक के पास आता है। वह मुस्कुरा कर कहता है तुम में कुछ खास है कैरिक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ। कैरिक थोड़ा झुक कर कहता है मुझे सम्मान होगा। एंड्रयू फिर वही छोटा थैला निकालता है और कहता है इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। जेफरी कैरिक को चुनौती देता है अगर तू हम दोनों भेड़ियों से जीत गया तो हम तुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगे। कैरिक यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। दोपहर के समय वह अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में बैठा होता है और उन्हें बताता है कि वह आज रात भेड़ियों के खिलाफ द्वंद्व युद्ध लड़ेगा। यह सुनकर ब्रैंडन चिंतित हो जाता है। वह कहता है अगर तू पकड़ा गया तो तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कैरिक शांत आवाज में कहता है अब बहुत सुन लिया मैंने। तब होली कहती है ठीक है, अगर तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ रहूंगी। ब्रैंडन भी हंसकर कहता है और मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि वो भेड़िए कैसे हारते हैं। उस रात तीनों दोस्त चुपके से शयन गृह से बाहर निकलते हैं। जाने से पहले कैरिक उस थैले को सूंघता है ताकि अपने रूप पर नियंत्रण पा सके। थोड़ी देर बाद वे तय की हुई जगह पर पहुंचते हैं। कैरिक चारों ओर देखता है और पूछता है कहाँ हैं वो दो भेड़िए जिनसे मुझे लड़ना है। लेकिन तभी अंधेरे से कई आंखें चमकती हैं। वह अपने कॉगर रूप में गरजता है और मुकाबला शुरू करता है। शुरुआत में वह सब पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक हमला होता है। अब सारे भेड़िए मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर होली तेजी से ब्रैंडन को धक्का देती है। वह पूरे जोश से दौड़ता है और भेड़ियों के झुंड पर हमला कर देता है। अब जेफरी और उसका झुंड पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगली सुबह क्लास में माहौल अजीब होता है। टीचर जेम्स देखते हैं कि कई छात्र घायल हैं। वह सख्त आवाज में कहते हैं तुम सब अस्पताल जाओ। भेड़िए तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं सर, हम गिर गए थे सर, खेलते वक्त चोट लगी। लेकिन जेम्स सबकी आंखों में देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। एंड्रयू मुस्कुराकर कहता है मुझे सब पता है। एंड्रयू और कैरिक जंगल की सैर पर होते हैं। करोड़पति एंड्रयू गंभीर लहजे में कहता है एक सच्चे कॉगर को कभी मदद की जरूरत नहीं होती, भले ही उसके सामने 4 भेड़िए क्यों न हो। अगर तू असली शिकारी बनना चाहता है तो खुद पर भरोसा करना सीख। कैरिक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। एंड्रयू आगे कहता है तूने बहुत छोटी उम्र में अपना परिवार छोड़ दिया था, इसलिए तूने कभी असली शिकार करना नहीं सीखा। अब मैं तुझे सिखाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू एक सच्चा शिकारी बने। सैर खत्म होने के बाद एंड्रयू कैरिक को वापस स्कूल ले आता है, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल लिसा उनका इंतजार कर रही होती है। वह गुस्से में कहती है मिस्टर मिलिंग, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी छात्र को खास तवज्जो मत दीजिए। एंड्रयू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर लिसा कैरिक के पास आती है और सख्त लहजे में कहती है अगर तुम इस स्कूल में रहना चाहते हो तो तुम्हें बाकी सब की तरह नियमों का पालन करना होगा। वह आगे कहती है कक्षा के समय के अलावा कभी भी किसी छात्र से लड़ाई नहीं करना, वरना तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। कैरिक सिर झुका लेता है और कहता है जी मैम। लिसा के जाते ही होली और ब्रैंडन वहाँ पहुँचते हैं। होली पूछती है क्या हुआ, प्रिंसिपल इतनी नाराज क्यों थी। कैरिक कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है लू पर जो जंगल की तरफ जा रही होती है। कैरिक तुरंत कहता है मैं अभी आता हूँ और वह उसके पीछे निकल जाता है। जंगल में पहुंचकर दोनों देखते हैं कि वहाँ शिक्षकों का एक समूह खड़ा है जो आपस में कुछ गंभीर बात कर रहे हैं। वे कह रहे होते हैं ये जो हाल में जानवरों के हमले हुए हैं ये सामान्य नहीं लगते। दूसरा शिक्षक कहता है हाँ ये किसी असली जानवर का काम नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें शेप शिफ्टर्स का हाथ हो लूं। और कैरिक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बातचीत सुनकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। इससे पहले कि हालात बिगड़े हमें वुडवॉकर काउंसिल के साथ एक ठोस योजना बनानी होगी। कैरिक और लू धीरे से वहाँ से निकल जाते हैं। स्कूल लौटते वक्त कैरिक धीरे से कहता है जब मैं अपनी माँ और बहन के साथ पड़ोसी शहर में था तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 4 भेड़िए इंसानों पर हमला कर रहे थे। वह रुकता है और गहरी सांस लेकर कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो जेफरी और उसके दोस्त थे। अगले दिन की सुबह जैसा कि तय हुआ था एंड्रयू कैरिक को लेकर फिर से जंगल चला जाता है।
वह कहता है, आज से तेरा असली सबक शुरू होगा। एंड्रयू समझाता है, हर बार जब तू रूप बदलेगा तू अपने दोनों रूपों पर ज्यादा नियंत्रण हासिल करेगा, और जब तू इन्हें संतुलित करना सीख जाएगा। थोड़ी देर बाद वह एक हिरण को देखता है, धीरे धीरे झाड़ियों में झुकता है और फिर झपट कर पहला शिकार कर लेता है। एंड्रयू मुस्कुराता है, बहुत अच्छा किया लड़के। दोनों साथ बैठकर वो शिकार का मांस साझा करते हैं। घंटों बाद दोनों स्कूल की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में एंड्रयू कहता है, मेरी भी एक बेटी थी, अगर वो जिंदा होती तो तुम्हारी ही उम्र की होती। कैरिक कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मुझे अफसोस है सर। एंड्रयू बस मुस्कुरा देता है और आगे बढ़ जाता है। लंच ब्रेक के दौरान लू देखती है कि कैरिक ने अपना खाना नहीं लिया। वह उसके पास आती है और पूछती है, क्या बात है, भूख नहीं लगी? कैरिक मुस्कुराकर कहता है, मैं आज सुबह एंड्रयू के साथ शिकार करने गया था और मैंने अपना पहला शिकार पकड़ा। ये सुनते ही लू के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह धीरे से उठती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कैरिक उसे जाते हुए देखता है और सोच में पड़ जाता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया। दरअसल लू को वह दिन याद आ जाता है जब उसकी माँ पर एक कॉगर ने हमला किया था। उस हमले के बाद से वह महिला फिर कभी सामान्य रूप से चल नहीं पाई, इसीलिए लू के दिल में कॉगरों के लिए हमेशा नफरत और डर रहा। कैरिक को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसने अपने दोस्त का दिल दुखाया है। वह तुरंत उसके पीछे जंगल की ओर भागता है, लेकिन चाहे जितना भी ढूंढे वह लू को नहीं ढूंढ पाता। कैरिक अपने कमरे में होता है। वह बिस्तर पर लेटकर नींद आने की कोशिश करता है। अचानक रात की खामोशी में उसे बाहर से जेफरी की चीखें सुनाई देती हैं। वह चौंक कर उठ बैठता है, यह पता लगाने की कोशिश में कि झुंड क्या करने की योजना बना रहा है। कॉगर उनका पीछा करने का फैसला करता है और उन्हें नजदीकी शहर तक ट्रैक करता है। वहाँ पहुंचकर भेड़िए एक सुरक्षा गार्ड को डराकर एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं, लेकिन तभी कैरिक उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा था, तो भेड़िए मिलकर बिल्ली पर हमला करने की तैयारी करते हैं। लेकिन ठीक उसी समय एंड्रयू वहाँ पहुँच जाता है और लड़ाई शुरू होने से पहले ही सबको रोक देता है। वह गुस्से में सभी छात्रों को आदेश देता है कि वे तुरंत कार में बैठ जाएं। भेड़ियों को वापस स्कूल ले जाया जाता है और कैरिक को एंड्रयू एक निजी बातचीत के लिए बुलाता है। बातचीत के दौरान ये खुलासा होता है कि दरअसल एंड्रयू ही उन सभी हमलों का जिम्मेदार था। यह सुनकर कैरिक टूट जाता है और गुस्से में कहता है कि उसे उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। एंड्रयू उसे बताता है कि कुछ साल पहले उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था, जो जंगल में टहलने गई थी और एक शिकारी ने उन्हें मार डाला था। उस दिन के बाद से एंड्रयू के दिल में इंसानों के लिए गहरी नफरत भर गई थी। उसी समय शीला नाम की महिला रात का खाना लेकर आती है और कैरिक देखता है कि उसके पैर की जगह एक यांत्रिक पैर है। एंड्रयू बताता है कि शीला एक सांप महिला है, जिसे उसके पशु रूप में रहते हुए एक कार ने टक्कर मार दी थी। भोजन के दौरान एंड्रयू कैरिक को अपने प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन कैरिक शांत स्वर में कहता है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह सुनकर एंड्रयू कहता है, मेरा मकसद इंसानों को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनकी मशीनों को नष्ट करना है। जंगल में दौड़ते हुए गुस्से और उलझन में कैरिक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करता चला जाता है। उसी दौरान वह गलती से अपने माता पिता से टकरा जाता है, जो कुछ दिनों के लिए क्लियर वाटर हाई स्कूल में अपने बेटे से मिलने आए थे। बाइसन को देखकर कैरिक तुरंत अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश करता है और अपने माता पिता को मुस्कुराकर अपने कमरे में चलने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, एना को एक गिलहरी अपनी चीजों में खोजबीन करती हुई दिखती है। प्रिंसिपल उसे डांटती है और कहती है, मिलने का एक निश्चित समय होता है, अब तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसका परिवार रवाना होता है, एंड्रयू का फोन आता है। वह कैरिक को सप्ताहांत होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाता है, लेकिन कैरिक साफ साफ कहता है कि वह सप्ताहांत अपने माता पिता के साथ बिताएगा और उसे इंसानों को नुकसान पहुंचाने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर एंड्रयू बिना कुछ कहे फोन काट देता है। एंड्रयू उसे ढूंढ लेता है और लड़के को अपने घर ले आता है ताकि वह आराम कर सके। जब कैरिक जागता है तो वह अपने गुरु को जंगल में हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। वह यह भी सोचने लगता है कि कहीं उसके असली परिवार का भी वही हाल तो नहीं हुआ जैसा एंड्रयू की पत्नी और बेटी के साथ हुआ था। यह सोचकर कैरिक के अंदर गुस्सा भर जाता है और वह फैसला करता है कि अब वह एंड्रयू के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा और इंसानों के खिलाफ उसकी मदद करेगा। अपने पहले मिशन पर निकलने से पहले कैरिक को पता चलता है कि एंड्रयू ने कुछ रूप परिवर्तन करने वालों को भेजा है ताकि वे उसके असली परिवार को ढूंढ सके। एंड्रयू वादा करता है कि अगर वे लोग अभी भी जिंदा हैं तो उन्हें बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। उसी समय कैरिक को उसकी दत्तक माँ एना का फोन आता है। वह कहती है कि उसे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी क्योंकि उसे याद आया कि उसे एक जरूरी अपॉइंटमेंट पर जाना है। अचानक ब्रैंडन और होली वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन कैरिक उन्हें कठोर आवाज में कहता है कि वे
तुरंत वहाँ से चले जाएं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके माता पिता पास में ही डेरा डाले हुए हैं। वह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे। घबराए हुए कैरिक ने तुरंत एंड्रयू को फोन किया। एंड्रयू ने कहा कि उसने कैरिक के परिवार को घाटी में तंबू लगाते देखा था, लेकिन उसने कैरिक को यह कहकर शांत किया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उसी समय इलाके में गुस्सैल भेड़ियों को देखकर सभी इंसान डर जाते हैं। हमले से बचने के लिए वे एक पिकअप ट्रक में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वे लोग जाते हैं, डैन ट्रक में घुसता है और वहाँ रखी लकड़ियों के ढेर को गिरा देता है। कैरिक उससे विनती करता है कि मिशन रोक दो, क्योंकि उसे डर है कि लकड़ियाँ उसके परिवार तक पहुँच जाएंगे। उसी समय लू वहाँ आती है और डेरेक को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उस खदान को बंद करने के और भी शांतिपूर्ण तरीके हो सकते हैं। अगर वे सब कुछ नष्ट कर देंगे तो इंसान बदला लेने आएंगे। लेकिन डेरेक उसकी बात नहीं सुनता। वह उसे जोर से धकेल देता है। तभी कई कौवे नीचे उतरते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। क्रोध में भरकर डेरेक एक विशाल भूरे भालू में बदल जाता है। ब्रैंडन अपने दोस्तों की रक्षा के लिए तुरंत लड़ाई में कूद पड़ता है। इसी बीच कैरिक गाड़ी की ओर दौड़ता है, डैन को बाहर खींचता है और उसे डराने के लिए खुद को कुगर में बदल लेता है। समस्या यह थी कि उसी समय एंड्रयू वहाँ पहुँच जाता है। वह गाड़ी के पहियों को रोकने वाले लकड़ी के टुकड़े को हटा देता है ताकि गाड़ी फिर से चल पड़े। अपने गुरु की इस हरकत को देखकर कैरिक को महसूस होता है कि उसे धोखा दिया गया है। एंड्रयू गुस्से में उस पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी कैरिक घाटी की ओर गिरती लकड़ियों को देखता है और उसे समझ में आता है कि उसका परिवार खतरे में है। वह लड़ाई छोड़ देता है और अपने परिवार की ओर दौड़ पड़ता है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने के लिए कूद जाता है। चट्टान से लकड़ियों के गिरने की आवाज सुनकर एना सभी को तुरंत छिपने का आदेश देती है। लेकिन मेलोडी अपनी माँ की आवाज नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन पहने हुए थे। जब वह देखती है कि सैकड़ों लकड़ियां उसकी ओर आ रही हैं, तो वह डर से चीख पड़ती है। लेकिन ठीक उसी पल कैरिक पहुंचता है और उसे बचा लेता है। कुछ ही देर बाद लू और उसके दोस्त जंगल में कैरिक का घायल शरीर देखते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वह अब नहीं बच पाएगा और सब बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी कैरिक की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। कैरिक तुरंत उठता है और अपने परिवार की ओर दौड़ पड़ता है, यह देखने के लिए कि वे ठीक हैं या नहीं। तभी एंड्रयू वहां आता है और झूठ बोलता है कि जब यह हादसा हुआ वह कैरिक के साथ पास में ही टहल रहा था। वह परिवार को अस्पताल ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाता है और सभी सुरक्षित निकल जाते हैं। जैसे ही उसका परिवार निकलता है, कैरिक गुस्से में फट पड़ता है। वह कहता है कि अब वह सब कुछ प्रिंसिपल को बताएगा कि इन हमलों के पीछे कौन जिम्मेदार है। लड़के को रोकने के लिए एंड्रयू कहता है, मैंने तुम्हारे असली परिवार को ये लोस्टोन के पहाड़ों में घूमते हुए पाया है। फिर वह कहता है, मैं उनका सही ठिकाना तभी बताऊंगा अगर तुम वादा करो कि इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। कुछ ही देर बाद लिसा वहाँ पहुँचती है। वह एंड्रयू से कहती है कि उसका सहायक डेरेक इंसानों पर हमले की योजना बना रहा था। हालांकि उसे यह यकीन नहीं है कि एंड्रयू का खदान की तबाही में कोई हाथ नहीं था, लेकिन पुलिस के आने की आवाज सुनकर वह वहाँ से जाने का फैसला करती है। वह जाते जाते कहती है कि वह पूरे मामले की जांच जरूर करवाएगी। स्कूल पहुँचने पर सभी बच्चों का हीरो की तरह स्वागत किया जाता है, क्योंकि सबको ये खबर लग चुकी होती है कि उन्होंने ही दिन बचाया है।